Dear students, first of all, very much good morning to all of you. हमारा जो यूनिट चल रहा है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और इस लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था फिक्स्ड कैपिटल का। जिस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि फ़िक्स कैपिटल क्या होती है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, और मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। वो टॉपिक वहीं पर कंप्लीट हो चुका है। राइट नाउ फ्रॉम टुडे जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक वो है वर्किंग कैपिटल, कि किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर वर्किंग कैपिटल क्या होती है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी कंपनी की वर्किंग कैपिटल को जब हम डिसाइड करते हैं कि कितनी अमाउंट की कैपिटल हमारी वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में होनी चाहिए, तो कौन कौन से फैक्टर उस बात को अफेक्ट करते हैं कि वर्किंग कैपिटल की अमाउंट ज़्यादा होगी या वर्किंग कैपिटल की अमाउंट कम होगी, ये किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। ये वाला टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। So dear students, let us start now the concept of working capital. First of all, let us discuss about the meaning of working capital. It refers to the portion of capital invested in short-term assets of a business. I repeat, it refers to the portion of capital invested in short-term assets of a business. In other words, it refers to those assets which get converted into cash within 1 year. I repeat, in other words, it refers to those assets which get converted into cash within 1 year. Mean to say, वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल टोटल कैपिटल का वो हिस्सा है, वर्किंग कैपिटल टोटल कैपिटल का वो हिस्सा है, वो पार्ट है जो कि हम लोग शॉर्ट टर्म एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, वर्किंग कैपिटल टोटल कैपिटल का वो पोर्शन है, वो हिस्सा है, वो पार्ट है जो कि शॉर्ट टर्म एसेट्स की बिजनेस की शॉर्ट टर्म एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है। और जो शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं वो एसेट्स वो होती हैं जिनको हम लोग विद इन 1 ईयर कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म एसेट्स कौन सी होती हैं? शॉर्ट टर्म एसेट्स वो होती है जिनको हम 1 साल के अंदर हम उनको कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा एक कंसेप्ट और है इसके अंदर, मैं आपको छोटा सा पॉइंट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक नेट एंड ग्रोस वर्किंग कैपिटल, एक कंसेप्ट हमारे पास आता है नेट वर्किंग कैपिटल का और एक आता है ग्रोस वर्किंग कैपिटल का। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। जो ग्रोस वर्किंग कैपिटल है दैट इज़ ऑलवेज, जो हमारे पास ग्रोस वर्किंग कैपिटल है वो हमारे पास ऑलवेज ही जो टोटल जो हमारे पास करंट एसेट्स हैं दैट इज इक्वल टू अवर ग्रोस वर्किंग कैपिटल। मीन टू से ग्रोस वर्किंग कैपिटल अगर पूछी जाती है तो दैट इज इक्वल टू करंट एसेट्स। लेकिन अगर हम नेट वर्किंग कैपिटल की बात करें तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस, अगर कुछ पेपर में पूछा जाए कि नेट और ग्रोस वर्किंग कैपिटल में क्या डिफरेंस है, तो ग्रोस वर्किंग कैपिटल होती है हमारी करंट एसेट्स के इक्वल होती है, और नेट वर्किंग कैपिटल जो होती है हमारी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी के इक्वल होते हैं। मतलब करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, जो बचेगा दैट इज इक्वल टू अवर net working capital. Right now let us talk about the factor affecting the requirement of working capital. इस टॉपिक के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि किसी भी कंसर्न के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर वर्किंग कैपिटल की अमाउंट ज़्यादा होगी या कम होगी, ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। मीन टू से नियर अबाउट टोटल हमारे पास 12 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल के अमाउंट को डिसाइड करने में। मैं यहाँ पर थोड़ा सा और आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ यहाँ पर ये पॉइंट कि अगर किसी भी कंपनी में जब भी वर्किंग कैपिटल के बारे में डिसाइड किया जाता है कि वर्किंग कैपिटल कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए, ये नियर अबाउट टोटल 12 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो पेपर जो हमें क्वेश्चन पेपर को अटेंड करना है, पेपर के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमने केवल ये बताना है कि किस फैक्टर के अफेक्ट होने पर वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी या किस फैक्टर के अफेक्ट होने पर वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ेगी। आपने सिर्फ कम और ज़्यादा ही बताना है, और अमाउंट के बारे में हम कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो 1 बाय 1 हम जब टॉपिक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला पॉइंट इसमें है नेचर ऑफ बिजनेस। मीन टू से डिफरेंट टाइप्स के नेचर, बिजनेस के डिफरेंट टाइप की नेचर पर डिपेंड करता है कि किसी बिजनेस के अंदर ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए या कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो हम बेसिकली बिजनेस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ वन इज़ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और दूसरा कौन सा आएगा, ट्रेडिंग बिजनेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर नॉर्मली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा पड़ती है। इसके पीछे रीज़न ये है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या करता है, वो रॉ मटेरियल को परचेज करता है और रॉ मटेरियल को फिर फिनिश्ड गुड्स के अंदर कन्वर्ट करता है, और फिनिश्ड गुड्स के अंदर कन्वर्ट करके
फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करके उसको वो सेल करता है। तो एक बहुत लंबा टाइम लग जाता है जिसमें कि हमारा पैसा, कंपनी का पैसा इन्वेस्टेड रहता है कि राइट फ्रॉम बाइंग टू रॉ मटेरियल एंड अप टू सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कि रॉ मटेरियल को खरीदने से लेकर फिनिश गुड्स को बनाने तक, और फिर उसके आगे बाद फिनिश गुड्स को सेल करके कैश में कन्वर्ट करने तक बहुत लंबा प्रोसेस होता है जिसमें कंपनी का पैसा एक लंबे टाइम तक इन्वेस्ट रहता है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हम कहेंगे कि यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। लेकिन अगर हम ट्रेडिंग बिजनेस की बात करें तो ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर नॉर्मली रेडीमेड्स या फिनिश गुड्स को परचेज किया जाता है और फिर उसको आगे सेल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें कम पैसे की जरूरत पड़ती है, कम पैसा हमारा यहाँ पर इन्वेस्ट होता है। तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर ज़्यादा पड़ेगी और ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर कम पड़ेगी। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन से मतलब कोई बिजनेस लार्ज स्केल पर काम कर रहा है या स्मॉल स्केल पर काम कर रहा है। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, इफ बिजनेस इज वर्किंग ऑन लार्ज स्केल, हायर स्केल, देन द बिजनेस नीड more working capital, and if the business is working on lower scale, small scale, then definitely business need lesser working capital in comparison to the business which is working on higher scale. थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल की बात करते हैं। बिजनेस साइकिल का मतलब क्या है कि जैसे बिजनेस के अंदर अप एंड डाउन्स आते हैं, तो बिजनेस के अंदर नॉर्मली बूम की सिचुएशन आती है, बूम की सिचुएशन आती है, उसके बाद डिक्लाइन आता है, फिर डिप्रेशन आता है, फिर इंप्रूवमेंट आती है और फिर बूम की सिचुएशन आती है, राइट। ये 3-4 स्टेप्स आते हैं बिजनेस साइकिल के अंदर कि बिजनेस हमेशा सारे साल या सारे टाइम स्मूथ नहीं चलता, उसमें अप एंड डाउन चलते हैं। तो जब बिजनेस बड़ा पीक पे चल रहा था उसको हम बूम की सिचुएशन बोलते हैं, और जब बिजनेस डाउन चल रहा था उसको हम डिप्रेशन की सिचुएशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि जब बिजनेस बूम पीरियड में चल रहा है, बूम पीरियड का मतलब क्या है कि जब बिजनेस जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर, और बिजनेस की सेल्स भी ज़्यादा है मार्केट के अंदर। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर बिजनेस को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस स्पीड से अपना गुड्स की प्रोडक्शन कर रहा है और उनको मार्केट के अंदर सेल कर रहा है, जिससे बिजनेस का बाजार के अंदर क्या बढ़ेगा, क्रेडिट बढ़ जाएगा, उधार बढ़ जाएगा, बिजनेस के डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, वहाँ पर बिजनेस का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि बूम पीरियड के अंदर बिजनेस की इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, इसीलिए वहाँ पर वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। बट whenever there is a position of डिप्रेशन की सिचुएशन के अंदर डिमांड डिक्लाइन करती है, डिमांड गिरती है, साथ साथ जैसे डिमांड गिरती है तो प्रोडक्शन भी गिरती है। तो बट नेचुरल हम यहाँ क्या कहेंगे कि क्योंकि डिमांड गिर गई, सेल गिर गई, प्रोडक्शन कम हो गई, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस को पैसे की भी जरूरत कम पड़ेगी, तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत वहाँ पर कम हो जाएगी। तो बूम पीरियड में वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी, डिप्रेशन के टाइम पर वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सीजनल फैक्टर। सीजनल फैक्टर से मतलब क्या है कि किसी 2 तरह की बिजनेस हाउस होते हैं। पहला एक ऐसा बिजनेस जिसका गुड्स सारे साल बनते रहते हैं, सारे साल बिकते रहते हैं, सारे साल बनते रहते हैं और सारे साल बिकते रहते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो सारे साल बनते हैं और सारे साल ही बिकते रहते हैं। दूसरा एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसी बिजनेस हाउस, एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जिसका सारे साल गुड्स नहीं बिकते, लेकिन साल में एक सीजनल फैक्टर, एक पर्टिकुलर सीजन में ही सामान बिकता है और प्रोडक्शन उसकी सारे साल में होती है। जैसे कि हम बात करें वुलन क्लोथ्स की, वुलन क्लोथ्स नॉर्मली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 या 4 महीने बिकते हैं, लेकिन उसकी प्रोडक्शन सारे साल करी जाती है, उसका स्टॉक सारे साल रखा जाता है, ताकि जब डिमांड एकदम बल्क में आए, बड़ी डिमांड आए, तो उस डिमांड को मीट आउट किया जा सके। अब यहाँ पर बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। अगर तो बिजनेस हाउस ऐसा है जिसके प्रोडक्ट की सारे साल डिमांड रहती है और सारे साल वो बनता भी रहता है और बिकता भी रहता है, तो वहाँ पर वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम पड़ेगी। लेकिन अगर बिजनेस हाउस ऐसा है जिसकी डिमांड सीजनल है, मीन टू से जैसे मैंने वुलन क्लोथ्स की बात करी है, तो इस तरह के बिजनेस हाउस को ज़्यादा स्टॉक अपने पास बना के रखना पड़ेगा। वो रॉ मटेरियल का स्टॉक भी ज़्यादा रखेंगे, फिनिश गुड्स का स्टॉक भी अपने पास ज़्यादा बना के रखेंगे और सारे साल वो प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन सेल उनकी केवल 3 या 4 मंथ भी, 3 या 4 मंथ्स ही होती है। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर, इस तरह के केस के अंदर उनकी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर मैं क्रक्स क्या निकाला इस पॉइंट का कि जिस बिजनेस हाउस की डिमांड सीजनल है, जिस बिजनेस हाउस के प्रोडक्ट की डिमांड सीजनल है, वहाँ पर वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी। जिस प्रोडक्ट के डिमांड सीजनल नहीं है या यूनिफॉर्म डिमांड पूरे साल वो एक जैसी डिमांड रहती है, सारे साल सामान बिकता है, उसका प्रोडक्ट बिकता है, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि उस तरह के बिजनेस की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब है, प्रोडक्शन साइकिल मींस द टाइम इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। मीन टू से प्रोडक्शन साइकिल का मतलब है कि वो टाइम
जिसमें कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए, कि कितने टाइम के अंदर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है, उसको प्रोडक्शन साइकिल का नाम देते हैं। अगर प्रोडक्शन साइकिल छोटा है, मतलब कम टाइम के अंदर ही रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वहाँ पे बट नेचुरल है वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ेगी। लेकिन अगर प्रोडक्शन साइकिल हमारा बहुत बड़ा है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वहाँ पर वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड का मतलब कि क्रेडिट अलाउड्स का मतलब यहाँ पर है कि जो बिजनेस हाउस अपना सामान उधार पर बेचते हैं, लंबे टाइम की क्रेडिट पर अपने कस्टमर को सामान सेल कर देते हैं, तो जो बिजनेस हाउस जितने ज़्यादा लंबे टाइम पर क्रेडिट पर अपना सामान सेल करेगा, क्रेडिट पर सेल करेगा, उसको उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बिजनेस हाउस ए है। बिजनेस हाउस ए क्या करता है, अपने कस्टमर को 3 महीने का क्रेडिट देता है। मतलब अगर वो आज सामान सेल करता है तो उसके कस्टमर 3 महीने के बाद उसको पेमेंट देते हैं, तो डेफिनेटली उसको। और एक बिजनेस है एक्स बिजनेस क्या करता है कि वो अपने कस्टमर को केवल 1 महीने का क्रेडिट देता है, कि अगर आज सामान सेल करते हैं तो उसके कस्टमर 1 महीने के बाद उसको पेमेंट कर देते हैं। तो बट नेचुरल है एक्स बिजनेस को कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसका जो क्रेडिट अलाउड का टाइम पीरियड है वो कम है इन कंपैरिजन टू ए। और ए बिजनेस को एक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक अपने कस्टमर को क्रेडिट दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है क्रेडिट अवेल। ये 6th पॉइंट के बिल्कुल अगेंस्ट, मतलब बिल्कुल उलट, बिल्कुल रिवर्स कहेंगे, मतलब बिल्कुल रिवर्स है। क्रेडिट अवेल्ड का मतलब है कि जो भी हम गुड्स बना रहे हैं, उस गुड्स को बनाने के लिए जो हमें रॉ मटेरियल वगैरह मिलता है, वो उसके लिए हमें क्रेडिट कितने दिन का मिल रहा है। अगर हमें लंबे टाइम का क्रेडिट पीछे से मिल रहा है, अगर मैं लंबे टाइम तक बड़े लंबे टाइम तक का क्रेडिट मिल रहा है, तो हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ेगी। और अगर हमें क्रेडिट लंबा नहीं मिलता, हमें कम टाइम के लिए कम टाइम पीरियड के लिए क्रेडिट मिलता है, क्रेडिट पर सामान मिलता है, उधार पर सामान मिलता है, तो हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी। 8th पॉइंट आ गया हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी मींस एफिशिएंटली कंप्लीटिंग द वेरियस बिजनेस ऑपरेशंस। जो बिजनेस की वेरियस ऑपरेशंस हैं, बिजनेस की वेरियस ऑपरेशंस हैं, उनको कितना एफिशिएंटली हम कंप्लीट कर लेते हैं। एफिशिएंटली मतलब कि विद इन टाइम हम कितने जल्दी अपने काम को पूरा कर लेते हैं। मैं एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स एट द अर्लीस्ट। और एग्जांपल देते हैं सेलिंग द फिनिश गुड्स वेरी क्विकली। और एग्जांपल देते हैं क्विकली गेटिंग पेमेंट्स फ्रॉम द डेटर्स। मिनट से मैंने 3 एग्जांपल दिए जो हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी शो करते हैं, जैसे कि हम कितनी जल्दी अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर और बातें कहें, कितनी जल्दी हम फिनिश गुड्स को सेल कर देते हैं। और अगर आगे चलें, कितनी जल्दी हम अपने कस्टमर से, अपने डेटर से पेमेंट कलेक्ट कर लेते हैं। जो बिजनेस अपने एफिशिएंटली अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है, बड़ी स्पीड से अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को कंप्लीट कर लेता है, बट नेचुरल है कि उस बिजनेस को वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम पड़ेगी। और जिसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़िया नहीं है, अच्छी नहीं है, तो उसको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल से क्या मतलब है हमारे पास यहाँ पर? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल से मतलब है कि गुड्स को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल पूरे साल अवेलेबल होता है, या केवल साल में कुछ दिन ही अवेलेबल होते हैं, कुछ महीने ही अवेलेबल होता है। नेचुरल है, ऑब्वियस है। अगर हमें रॉ मटेरियल सारे साल मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है गुड्स को बनाने के लिए, तो हमें उस रॉ मटेरियल का स्टॉक अपने पास ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। हमें जब ज़रूरत होगी हम बाज़ार से खरीद कर लाएंगे और अपना गुड्स बना लेंगे, अपने गुड्स क्रिएट कर लेंगे, अपने गुड्स मैन्युफैक्चर कर लेंगे। लेकिन जिस कंपनी को रॉ मटेरियल केवल साल में कुछ दिन ही मिलता है, तो वहाँ पर उसको क्या करना पड़ेगा, जिस दिन वो अवेलेबल हो रहा है, जिन दिनों में या जिन मंथ्स में वो अवेलेबल होता है, उसको वहाँ से खरीद कर अपने पास एक बड़ा स्टॉक लगाना पड़ेगा, ताकि वो सारे साल उससे मैन्युफैक्चरिंग कर सके, गुड्स क्रिएट कर सके। तो मीन टू से, अगर इफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, देन वी नीड लेसर वर्किंग कैपिटल। एंड इफ द रॉ मटेरियल इज नॉट अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर बट अवेलेबल ओनली इन फ्यू मंथ्स, then we need to maintain a high stock for manufacturing goods, and in that case we need more working capital in comparison to other businesses. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। वेरी सिंपल पॉइंट है। जिस बिजनेस के पास ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स ज़्यादा हैं, जो ये सोचता है कि हमारा बिजनेस और ज़्यादा ग्रो कर सकता है, तो वहाँ पर वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी। जहाँ पर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कम है, तो वहाँ पर उनको वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात लेवल ऑफ कंपटीशन। अगर लेवल ऑफ कंपटीशन हाई है, लेवल ऑफ कंपटीशन ज़्यादा है, तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी। लेवल ऑफ कंपटीशन कम है, तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम पड़ेगी। लास्ट पॉइंट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अगर इन्फ्लेशन चल रही है, अगर महंगाई रोज़
रोज़ डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, तो एक सेम लेवल का स्टॉक मेंटेन करने के लिए हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इन दैट केस अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है देन वी नीड मोर वर्किंग कैपिटल, और अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन नहीं है देन वी नीड नॉट मोर वर्किंग कैपिटल। इन्फ्लेशन में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, और अगर इन्फ्लेशन नहीं है तो हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, मतलब कम पड़ेगी। सो होपफुली ये दीज 12 पॉइंट्स इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब टॉपिक्स, वर्किंग कैपिटल का टॉपिक समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।